हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ाई करेंगे निमोनिया। निमोनिया क्या होता है, निमोनिया की पैथोलॉजी क्या होती है, निमोनिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है और होम्योपैथिक मैनेजमेंट क्या हो सकता है निमोनिया का। तो अब निमोनिया निमोनिया क्या होता है। निमोनिया मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा का मतलब होता है किसी भी ऑर्गन का कोई भी फंक्शनल टिश्यू और फंक्शनल सेल, उसे हम बोलते हैं पेरेन्काइमा ऑफ दैट ऑर्गन। तो लंग का जो पेरेन्काइमा है उसे वो होता है एल्वियोलाई, जो लंग के फंक्शन को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है वो एल्वियोलाई में होती है। एल्वियोलाई में हमें इन्फिल्ट्रेट्स दिखने को मिलता है। इन्फिल्ट्रेट्स का मतलब होता है कोई भी ब्लड, पस या फिर प्रोटीन वगैरह कुछ भी अगर हमारे एल्वियोलाई में जमा हो जाए उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स। तो यहाँ पे अगर हम एक निमोनिया के पेशेंट को देखें, निमोनिया के पेशेंट का एक्सरे अगर हम निकाल के देखें तो हमें इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे, व्हाइट व्हाइट कलर के स्पॉट्स मिलेंगे। इन्हें हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेट्स ऑफ द लंग्स। और जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो लंग होता है, हमारे लंग के टू साइड्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। एंड जो राइट लंग जो होता है उसमें 3 लोब्स होते हैं एंड लेफ्ट लंग के 2 लोब्स होते हैं। तो जिस भी लोब में इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे हम बोलेंगे वो लंग अफेक्टेड है बाय निमोनिया। अगर लोब्स में इन्फिल्ट्रेट्स मिल रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे लोबल निमोनिया। और अगर ब्रोंकाई में इन्फिल्ट्रेट्स मिलते हैं तो हम उसे बोलेंगे ब्रोंकोनिमोनिया। और निमोनिया मेनली विंटर के मंथ में होता है। एंड नाउ द पैथोलॉजी ऑफ निमोनिया। निमोनिया की जो पैथोलॉजी होती है वो 4 स्टेजेस में होती है। फर्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं कंजेशन स्टेज, सेकंड रेड हेपेटाइजेशन स्टेज, थर्ड ग्रे हेपेटाइजेशन स्टेज एंड फोर्थ रिजोल्यूशन स्टेज। जो कंजेशन स्टेज होती है, कंजेशन स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो लंग होता है वो कंजेस्टेड हो जाता है। कंजेस्टेड का मतलब कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लंग को हार्म करने के लिए आया है, फिर चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फिर फंगाई हो, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए बहुत सारे व्हाइट ब्लड सेल्स आ गए हैं एंड रेड ब्लड सेल्स भी आ गए हैं हमारे लंग को जल्दी से ठीक करने के लिए। तो जिसकी वजह से हमारे जो लंग की आर्टरीज होती हैं वो एनगोस्ट हो जाती हैं, जो कंजेशन को डेवलप करती हैं, कंजेशन को प्रोड्यूस करती हैं। जहां पे पेशेंट आपसे बोलता है कि डॉक्टर मुझे उस स्टार्टिंग के 24 आवर्स में होता है कंजेशन। और इस स्टेज में पेशेंट आपसे बोलेगा कि डॉक्टर मुझे हैवीनेस महसूस हो रही है, मेरे लंग्स में मुझे हैवीनेस महसूस हो रही है और जब मैं ब्रीथ कर रहा हूं मुझे डीप ब्रीथिंग की जरूरत पड़ रही है, मुझे बहुत डीप ब्रीथिंग करनी पड़ रही है। और इस स्टेज में मेनली हमें ड्राई कफ होता है। ड्राई कफ होता है क्योंकि जो हमारा लंग है वो सारा म्यूकस, जितना भी वेस्ट है, म्यूकस प्रोडक्ट्स सब कुछ बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो कर नहीं पा रहा, इसीलिए इस स्टेज में हमें ड्राई कफ होता है। और अगर ये स्टेज हमारा नहीं ठीक हो पाता है तो वैसे में जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं वो होता है लो ऑक्सीजन लेवल की वजह से हमें फिंगर टिप्स और हमारे लिप्स में ब्लूइश डिस्कलरेशन आने लगता है। अब निमोनिया का सेकेंड स्टेज जिसे हम बोलते हैं रेड हेपेटाइजेशन स्टेज। इस स्टेज को समझाने से पहले मैं आपको हमारे लंग का नॉर्मल फंक्शन समझा देती हूँ, नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ लंग। ये ट्रेकिया है और ये ब्रोंकाई है और हमें पता है कि ब्रोंकाई से प्राइमरी ब्रोंकाई, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, देन उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन उसके बाद टर्शियरी ब्रोंकाई बनेगा, उसके बाद बनते हैं एल्वियोलाई।
तो ये है एल्वियोलाई जो हमारे ब्रोंकाई से निकले हैं। अब इनका फंक्शन ये होता है कि जो हमारे एल्वियोलाई एंड जो ब्रोंकाई हैं उन्हें अगर हम जूम करके देखें, ये एल्वियोलाई है और ये ब्रोंकाई है। एल्वियोलाई एंड ब्रोंकाई का फंक्शन ये होता है कि इनके जो सेल्स होते हैं वो म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं। म्यूकस, म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस होता है और ये इसलिए प्रोड्यूस करते हैं कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे लंग के अंदर एंटर करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग ब्रीदिंग, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस म्यूकस से स्टिक हो जाएगा। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म म्यूकस से स्टिक हो जाएगा और जैसे ही म्यूकस से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टिक होगा, जितने भी लिम्फोसाइट्स होंगे वो सारे लिम्फोसाइट्स आके उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सराउंड कर लेंगे और सराउंड करके उसे किल कर देंगे और उसे किल करके हमारी बॉडी से हमारे स्प्यूटम के थ्रू उसे बाहर निकाल देंगे। कफ प्रोड्यूस करेंगे और उसको स्प्यूटम के थ्रू बाहर निकाल देंगे। ये हमारे लंग का नॉर्मल फंक्शन होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ लंग। तो यहाँ पे रेड हेपेटाइजेशन स्टेज में क्या होता है कि जितने भी रेड ब्लड सेल्स हैं अब वो हमारे लंग में भर चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे रेड कलर, लंग का जो नॉर्मल कलर होता है वो जनरली ग्रेइश कलर होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे लंग का कलर हो चुका है बिल्कुल रेड, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स बिल्कुल भर चुके हैं लंग में। और जो लंग है वो हमारा लिवर की तरह हार्ड बन चुका है, इसलिए उसका नाम है रेड हेपेटाइजेशन स्टेज ऑफ लिवर, सॉरी लंग। और हमारा जो लंग है, अभी पेशेंट आपसे बोलेगा इस सेकेंड स्टेज में कि मुझे बहुत ज्यादा हैवीनेस महसूस हो रही है लंग में, हैवीनेस महसूस हो रही है और मुझे डीप ब्रीदिंग करने की जरूरत पड़ रही है, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। एंड साथ में यहाँ पे हमें प्रोडक्टिव कफ मिलता है, प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ का मतलब होता है कि कफ में स्प्यूटम आ रहा है, जहां पे कंजेशन स्टेज में कफ में ड्राई कफ था, कोई स्प्यूटम नहीं था, यहाँ पे स्प्यूटम है, एक्सपेक्टोरेशन है। और जो ये एक्सपेक्टोरेशन है, कभी कभी यहाँ पे ब्लड भी होता है जिसको हम बोलते हैं हेमोप्टाइसिस। हेमोप्टाइसिस, तो ये हमारा होता है सेकेंड स्टेज ऑफ निमोनिया। और इस सेकेंड स्टेज ऑफ निमोनिया को अगर हम क्योर ना करें तो इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस जो डेवलप होते हैं वो होता है मेनिंजाइटिस, एंडोकार्डाइटिस। मेनिंजाइटिस का मतलब होता है हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन के जो 3 मेनिंजेस हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर, उनमें इन्फेक्शन हो सकता है। और एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डियम ऑफ द हार्ट। और ये क्यों होता है? बैक्टीरिया की वजह से, मतलब ब्लड में बैक्टीरिया फैला हुआ है। अगर बैक्टीरियल निमोनिया है तो ब्लड में बैक्टीरिया भरा हुआ है, ब्लड में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इसीलिए उस ब्लड के थ्रू बैक्टीरिया जा सकता है हमारे मेनिंजेस में एंड हमारे एंडोकार्डियम में, इसलिए वो मेनिंजाइटिस या फिर एंडोकार्डाइटिस डेवलप कर सकता है। ये होता है सेकेंड स्टेज ऑफ निमोनिया। अब जो निमोनिया का थर्ड स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं ग्रे हेपेटाइजेशन। पहले रेड था, अभी ग्रे हो रहा है। फर्स्ट 24 आवर्स में कंजेशन होता है स्टेज, देन उसके बाद अप टू 72 आवर्स रेड हेपेटाइजेशन हमें दिखने को मिलता है। उसके बाद आफ्टर 72 आवर्स हमें दिखने को मिलता है ग्रे हेपेटाइजेशन। तो जो ये ग्रे हेपेटाइजेशन है, ग्रे कलर में क्यों डेवलप हो रहा है हमारा लंग, क्यों कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि जो हमारे आरबीसीज हैं अब वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ब्रेकिंग हो रही है आरबीसीज की। आरबीसीज अब हमारे ब्रेक डाउन हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ग्रे हेपेटाइजेशन मिलता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे भी लंग का जो कंसिस्टेंसी है लिवर की तरह बिल्कुल हार्ड होता है, इसलिए इस स्टेज को भी हम हेपेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। बहुत ही हार्ड होता है लंग इस स्टेज में भी। और इस स्टेज में भी जो पेशेंट होता है वो बोलेगा मुझे हैवीनेस महसूस हो रही है, रैपिड एंड डीप ब्रीदिंग करनी पड़ रही है,
रैपिड एंड डीप ब्रीदिंग तीनों स्टेज में होगा, कंजेशन में भी, रेड हेपेटाइजेशन एंड ग्रे हेपेटाइजेशन। यहाँ पे भी रैपिड एंड डीप ब्रीदिंग होती है। तो ये हमें दिखने को मिलता है ग्रे हेपेटाइजेशन के स्टेज में। और इस स्टेज का जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो मेनली होता है हेमोप्टाइसिस। इस स्टेज को अगर हमने ठीक नहीं किया तो यहाँ पे हमें हेमोप्टाइसिस मिलेगा। यहाँ पे भी हमको मिलता है प्रोडक्टिव कफ। और यहाँ पे जो कफ जो होता है वो होगा ग्रीनिश येलो कलर। और यहाँ पे हमें फाउल स्मेलिंग स्प्यूटम मिलता है। अगर इसका कॉम्प्लिकेशन अगर डेवलप हो जाए इस स्टेज का, थर्ड स्टेज का, ग्रे हेपेटाइजेशन का, तो फाउल स्मेलिंग स्प्यूटम मिलता है। इन तीनों स्टेजेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है जो हमें मिलता है वो होता है इंक्रीज्ड टेम्परेचर। जो होता है मोर देन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये निमोनिया का मेन सिम्टम होता है। पेशेंट आपसे बोलेगा आके कि डॉक्टर मुझे हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, पूरी बॉडी उसकी हॉट हो रही है, देन हैवीनेस हो रहा है और डीप ब्रीदिंग करनी पड़ रही है, ड्राई कफ है, तो आप समझ जाइए कि कंजेशन स्टेज है। और फीवर है, हैवीनेस हो रही है, डीप ब्रीदिंग करनी पड़ रही है, डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग करनी पड़ रही है, प्रोडक्टिव कफ है, तो फिर आप समझ जाइए कि ये इसका सेकेंड स्टेज चल रहा है। एंड थर्ड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में भी प्रोडक्टिव कफ होता है, फीवर होता है। फीवर थर्ड स्टेज तक आते आते थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, 99 टू 100 डिग्री तक फीवर रहता है थर्ड स्टेज में। एंड हैवीनेस होती है, रैपिड एंड डीप ब्रीदिंग करनी पड़ती है। अब निमोनिया का फोर्थ स्टेज जिसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन स्टेज। रिजोल्यूशन का मतलब होता है अब हमारी बॉडी ठीक हो रही है। अब जितना भी टेम्परेचर था, जो हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर अब बिल्कुल रिड्यूस हो रहा है। हैवीनेस ऑफ द चेस्ट नहीं है, रैपिड एंड डीप ब्रीदिंग नहीं करनी पड़ रही, रैपिड एंड डीप ब्रीदिंग भी नहीं करनी पड़ रही, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्टिव कफ प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट है प्रोडक्टिव कफ। और ये जो कफ जो होता है यहाँ पे व्हाइट कलर का कफ होता है, व्हाइट कलर में कफ होता है। और बट रेजोल्यूशन स्टेज डिपेंड करता है कि हमने ट्रीटमेंट कितना जल्दी स्टार्ट किया है पेशेंट का, उस पर डिपेंड करता है, ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है रेजोल्यूशन स्टेज। रेजोल्यूशन स्टेज मेनली शुरू होता है 7th to 8th डे के बीच में। और अब क्वेश्चन ये आता है कि कंजेशन स्टेज में जो कफ होता है वो ड्राई कफ क्यों होता है, और रेड हेपेटाइजेशन के स्टेज में जो कफ होता है वो ग्रीनिश एंड येलोइश कलर में क्यों होता है। ये जो कफ हो रहा है रेड हेपेटाइजेशन में ग्रीनिश एंड येलो, एंड ग्रे हेपेटाइजेशन में भी जो कफ होता है वो भी ग्रीनिश एंड येलो कलर में होता है। लेकिन रेजोल्यूशन में व्हाइट कलर में कफ क्यों होता है, इसके पीछे रीजन ये है कि जो हमारा ये ट्रेकिया है और ये हमारे लंग्स हैं, ये ब्रोंकाई है एंड एल्वियोलाई है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे ब्रोंकाई एंड एल्वियोलाई जो होते हैं वो म्यूकस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और म्यूकस जो होता है वो स्टिकी होता है। और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ही म्यूकस पे आके स्टिक होता है वैसे ही इमीडिएटली लिम्फोसाइट्स वहां पे जाके उसको किल कर देते हैं। न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस जो भी होते हैं उसको जाके किल कर देते हैं और उसे स्पूटम के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, इन्फेक्शन अगर हेवी है, तो ऐसे में हमें जो कफ मिलेगा वो होगा ग्रीनिश।
ग्रीनिश कलर का कफ होगा। अगर मीडियम इन्फेक्शन है तो कफ जो होगा वो येलो कलर में होगा। कफ, आई एम सॉरी, स्प्यूटम, स्प्यूटम होगा ग्रीनिश एंड स्प्यूटम होगा येलो कलर। और अगर इन्फेक्शन बहुत ही माइल्ड है, माइल्ड है इन्फेक्शन, तो यहाँ पर जो स्प्यूटम होगा वो होगा व्हाइट कलर। और ड्राई कफ कब होता है? जब लंग म्यूकस को बाहर नहीं निकाल पा रहा, कोशिश कर रहा है लेकिन बाहर नहीं निकाल पा रहा, तब होता है हमें ड्राई कफ। तो ये इसका पैथोलॉजी है पूरा निमोनिया का, और इसके मैनिफेस्टेशंस पे, इसके सिम्टम्स भी हैं कि क्या, कौन से स्टेज पे क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं। अब निमोनिया के टाइप्स। निमोनिया 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, मतलब जैसे हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं, एक कम्युनिटी में रहते हैं, अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है उसे हम बोलेंगे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। सेकंड होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, मतलब कोई भी पेशेंट है वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है एंड हॉस्पिटल में एडमिशन लेने के बाद उसे निमोनिया होता है, उसे हम बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। एंड थर्ड होता है वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया, मतलब कोई पेशेंट है वो वेंटिलेटर में एडमिट हुआ है, वो वेंटिलेटर में है एंड उससे तब निमोनिया हुआ, उसे हम बोलेंगे वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया और वैप। अब निमोनिया का एटियोलॉजी। निमोनिया का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, निमोनिया बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है और फंगल भी हो सकता है। अगर बैक्टीरियल है तो जो बैक्टीरिया मेनली निमोनिया कॉज करते हैं वो होता है न्यूमोकोकस, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस एंड मोरेक्सिला कैटेरेलिस। वायरल में होता है, वायरल निमोनिया होता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस एंड रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस। फंगल निमोनिया होता है मेनली जो पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को पहले ट्यूबरक्लोसिस हुआ है या फिर किसी पेशेंट को एचआईवी एड्स है तो उसे निमोनिया हो सकता है, तो उसे फंगल निमोनिया हो सकता है। नाउ द डायग्नोसिस ऑफ निमोनिया। हम निमोनिया को कैसे डायग्नोज करेंगे? हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में हम सीबीसी करवाते हैं। सीबीसी, सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। यहाँ पे हमें ईएसआर रेस्ट मिलेगा और इंक्रीज्ड डब्ल्यूबीसीस मिलेंगे। हमें सीबीसी में ये दो मिलते हैं, इंक्रीज्ड मिलते हैं। देन हमें नेक्स्ट इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है इमेजिंग टेस्ट। इमेजिंग में हम एक्सरे करवा सकते हैं एंड सीटी स्कैन करवा सकते हैं। एक्सरे में क्या मिलता है हमें? एक्सरे में हमें लंग्स में इन्फिल्ट्रेट्स मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अगर लोबल निमोनिया है तो लंग के किसी भी लोब में हमें इन्फिल्ट्रेट्स मिल जाएंगे, या तो लेफ्ट लोब में या फिर राइट लोब में। जो भी लंग अफेक्टेड होगा, जिस भी लंग का जो भी लोब अफेक्टेड होगा, उस लंग में हमें मिल जाएगा, उस लोब में हमें मिलेंगे इन्फिल्ट्रेट्स, व्हाइट कलर के स्पॉट्स मिलेंगे। तो वो होता है हमें मिलता है एक्सरे में। सीटी स्कैन में हमें क्या मिलता है? सीटी स्कैन जो होता है मेनली कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है निमोनिया का। कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है निमोनिया का सीटी स्कैन। यहाँ पे हमें सेप्टल थिकनिंग मिलती है, ब्रोंकल वॉल थिकनिंग मिलती है एंड हनी कॉम्बिंग मिलता है। हनी कॉम्बिंग का मतलब होता है जो हमारे लंग के जो एयर स्पेसेस हैं, उन एयर स्पेसेस में बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं। सिस्ट का मतलब होता है जैसे एक बैलून है, उसके अंदर पानी भर दिया, बिल्कुल वैसा ही एक अबनॉर्मल कैविटी, उसे हम बोलते हैं सिस्ट हमारी बॉडी में। तो वैसे ही बहुत ही स्मॉल स्मॉल सिस्ट हो जाते हैं हमारे एयर स्पेसेस में, उसे हम बोलते हैं हनी कॉम्बिंग। एंड थर्ड पे हम कर सकते हैं स्पूटम टेस्ट। स्पूटम में हम एएफपी करवा सकते हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई। इसमें हमें बैक्टीरियल, अगर बैक्टीरियल निमोनिया है प्रेजेंट है तो एएफपी से हमें पता लग सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया को कॉज कर रहा है। ये भी कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है निमोनिया का इन केस ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया। देन नेक्स्ट आता है आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट। इसमें हमें
कितना हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है, इससे हम वो पता लगा सकते हैं। अब निमोनिया में हम कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं? पहला मेडिसिन हम दे सकते हैं एकोनाइट। एकोनाइट हम तब देते हैं जब पेशेंट को पैनिक हो। अगर हमें लगता है कि जो पेशेंट है वो पैनिक हो रहा है तो हम उसे तब एकोनाइट दे सकते हैं। और फीवर प्रेजेंट है तो उसे एकोनाइट दे सकते हैं। और ये मेनली होता है अर्ली स्टेजेस ऑफ निमोनिया, जहाँ पे सडन ऑनसेट है निमोनिया का। एकोनाइट में हमेशा सडन ऑनसेट दिखने को मिलता है। अगर सडन ऑनसेट है तो हम उसे एकोनाइट दे सकते हैं, सडन ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। देन सेकंड मेडिसिन हम दे सकते हैं एंटीमोनियम टाटारिकम। ये मेनली हम सेकंड स्टेज में देते हैं जहां पे पेशेंट को एक्सेसिव स्प्यूटम बाहर निकल रहा है, प्रोडक्टिव कफ हो रही है रेड हेपेटाइजेशन में। जहां पे प्रोडक्टिव कफ हो रहा है तो स्प्यूटम से रिलीफ करने के लिए हम उसे एंटीमोनियम टाटारिकम दे सकते हैं। देन ब्राइनिया एल्बा, ये भी हम कंजेशन के ही स्टेज में देते हैं जहां पे पेशेंट को ड्राई कफ हो रहा है। देन फॉस्फोरस, अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा फटीग है, वीकनेस है निमोनिया की वजह से, एक्सेसिव फटीग एंड वीकनेस अगर है तो हम उसे फॉस्फोरस दे सकते हैं। पल्सेटिला मेनली तब जहां पे ग्रीन एंड येलो एक्सपेक्टोरेशन हो। पल्सेटिला एक ऐसी मेडिसिन है जिसके सारे डिस्चार्जेस ग्रीनिश एंड येलोइश कलर के होते हैं, इसीलिए ग्रे एंड रेड हेपेटाइटिस के स्टेज में हम इसे पल्सेटिला दे सकते हैं। देन सल्फर अगर रिकरेंट निमोनिया है एंड अगर मॉर्निंग एग्रावेशन है तो सल्फर। देन वेरेट्रम एल्बम, एक्सट्रीम कोल्डनेस, ब्लूनेस एंड वीकनेस अगर है, ये बिल्कुल लास्ट स्टेज में निमोनिया में पेशेंट बेड से उठ नहीं पा रहा एंड एक्सट्रीम कोल्डनेस है, वीकनेस बहुत ज्यादा है, ब्लूनेस हो गई है उसके फिंगर टिप्स में, उसके लिप्स में, तो उसे वेरेट्रम एल्बम देते हैं। पायरोजन जहां पे सेप्टिक फीवर है, सेप्टिक सेप्सिस प्रेजेंट है, किसी भी रीजन की वजह से पेशेंट को सेप्सिस हुआ है, सेप्टिक फीवर है, सेप्सिस की वजह से उसे बुखार आया है एंड बुखार अगर मोर देन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो हम उसे पायरोजन दे सकते हैं। लेकिन ये हमें पता रहना चाहिए कि पायरोजन एक नोजोड है और ये एक डीप एक्टिंग रेमेडी है। तो पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी को देखते हुए, उसकी ससेप्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली हमें उसे पायरोजन देना है। उसकी पोटेंसी डिसाइड करेगी उसकी ससेप्टेबिलिटी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने अपनी सारी वीडियोस में भी बोली है कि कोई भी मेडिसिन आप डॉक्टर से कंसल्ट बिना किए मत लीजिए। पहले आप डॉक्टर से बात कीजिए, उससे आप कंसल्ट कीजिए, फिर आप मेडिसिन लीजिए। वही आपको एग्जैक्ट डोज एंड पोटेंसी बताएंगे। क्योंकि अगर पोटेंसी एंड डोज अगर सही नहीं है तो फिर आपकी जो डिजीज है वो ठीक नहीं होगी। तो ये था निमोनिया। थैंक यू सो मच।